फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिस्क्रिप्टिव वर्सेस मैग्नेटिक मॉडल। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मॉडल होता क्या है, मॉडलिंग होती क्या है। तो उसका इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जानते हैं आजकल जो मेजर चैलेंज है किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए वो ये है कि फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चैलेंजेस है। पहला तो है कि कॉस्ट और टाइम, कॉस्ट को रिड्यूस करे और टाइम को भी रिड्यूस करे ताकि जो भी ड्रग हो रहा है वो जल्दी बने, लेकिन साथ ही साथ उसकी स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी को मेंटेन करते हुए या उसको बढ़ाते हुए। तो ये सब मेन एक ऐसी चीजें हैं कि जो भी किसी ड्रग डेवलपमेंट में किसी भी ड्रग के लिए तो बढ़िया ही है और कंपनी के लिए और भी फायदेमंद है ताकि उसका अर्निंग, उसकी रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगी। तो सबसे पहला ये मेजर चैलेंज रिड्यूस कॉस्ट और टाइम को रिड्यूस करके एक ऑप्टिमम स्टैंडर्ड क्वालिटी के ड्रग को मैन्युफैक्चर करना। तो अगर कोई भी इंडस्ट्री ऐसा नहीं करती है कि कॉस्ट और टाइम को रिड्यूस नहीं करते तो उसका पूरा बिजनेस मॉडल जियोपर्टाइज हो जाएगा, मतलब लॉस में चला जाएगा, उसके बिजनेस को हार्म होगा। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। और जो मार्केट द मार्केट विल हार्डली एबल टू इवन नियर इन द फ्यूचर, मतलब उसके फ्यूचर के लिए भी वो बहुत ही हार्मफुल है क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा जो भी एक्सपेंसेस हैं ड्रग के, वो उस हिसाब से उसकी क्वालिटी ड्रग की वो नहीं दे पाएगा। कि अगर कोई भी भाई रिड्यूस टाइम वो रिड्यूस नहीं कर पा रहा है, कॉस्ट रिड्यूस टाइम और कॉस्ट रिड्यूस नहीं कर पाएगा तो उसकी भाई कॉस्टिंग हाई जाएगी। कॉस्टिंग हाई जाएगी तो कोई खरीदेगा नहीं, तो उससे उसको भी नुकसान होगा। और अगर वो करना भी चाहेगा तो उसकी क्वालिटी उसको मैनेज करनी पड़ेगी, तो क्वालिटी कम करेगा तो वैसे भी वो लॉस में जाएगा। तो ये सब मतलब है कि आपको मॉडलिंग का यूज करके कैसे इसको हम लोग ये सब चीजें को सही करते हैं। द स्टैंडर्ड वे टू डिस्कवर न्यू ड्रग एसेंशियली बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल और एरर मेथड आजकल ज़्यादा मॉडलिंग में यूज होता है। द न्यू टेक्नोलॉजी अप्रोच जो है ये भी नया होप दी है कि मोर अटेम्प्ट्स पर यूनिट टाइम हम लोग किसी भी मैन्युफैक्चरिंग में कर सकते हैं और उसको इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ एरर भी उसमें कम होंगे। The development models in the pharmaceutical industry certainly one of the significant break through proposed to face the challenges is in cost, speed, quality, and somewhat imitating what happens in the aeronautics industry. तो ये सब भी पॉइंट है कि सबसे सिग्निफिकेंट यही सब कॉस्ट, स्पीड और क्वालिटी का ही चैलेंजेस किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को ड्रग डेवलपमेंट में फेस करना पड़ता है। मेनली मॉडलिंग जो कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट हाउएवर इज टू अडॉप्ट जस्ट अनदर न्यू टेक्नोलॉजी इज नोन एज मॉडलिंग। मॉडलिंग मतलब एक नए टेक्नोलॉजी को अपनाना ताकि जो पुरानी वाली है उससे हमें बेटर रिजल्ट मिले, तो उसको हम लोग मॉडलिंग कहते हैं। और इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, मॉडलिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है। द यूज ऑफ मॉडल इन एक्सपेरिमेंटल साइकिल टू रिड्यूस कॉस्ट, टाइम एंड इम्प्रूव क्वालिटी। ये हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है, कहीं भी कुछ भी मॉडलिंग के बारे में पूछता है हम लोग को इस पॉइंट को याद रखना है। विदाउट मॉडल, अगर मॉडल का यूज नहीं करते हैं तो द फाइनल पर्पस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट वाज अ सिंगल ड्रग और इट्स बिहेवियर, बट द यूज ऑफ मॉडल द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपेरिमेंट बिकम विल बी द ड्रग एंड द मॉडल एट द सेम लेवल। मतलब अगर हम लोग विदाउट मॉडल यूज कर रहे हैं तो एक कोई भी एक्सपेरिमेंट जो फाइनल पर्पस है उसका सिंगल ड्रग होता है और यह उसका बिहेवियर होगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव जब हम लोग मॉडलिंग यूज करते हैं तब ऑब्जेक्टिव हो जाएगा ड्रग और साथ ही साथ द मॉडल भी हो जाएगा उसका ऑब्जेक्टिव। इम्प्रूविंग द मॉडल विल हेल्प understanding the experiment on the successive drug and improving the model's ability will help to represent reality। तो यही है कि अगर मॉडल को इम्प्रूव करेंगे वो हमें हेल्प करेगा अंडरस्टैंडिंग द एक्सपेरिमेंट, जो भी हम लोग ड्रग के ऊपर सक्सेसिव ड्रग के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प करता है और इम्प्रूव करेगा मॉडल की एबिलिटी विद द हेल्प टू रिप्रेजेंट रियलिटी। मतलब जो कि रियलिस्टिक हम लोग जैसे कि हम लोग ड्रग चाहते हैं जिसकी ऑप्टिमम 100% हो, तो हम लोग चाह रहे हैं कि वो रियलिटी में भी 100% हो, तो उस रियलिटी को वो इम्प्रूव करेगा, उसको वो 100% तक मॉडलिंग के थ्रू उसको लाएगा।
तो इम्प्रूविंग द मॉडल्स एबिलिटी विल हेल्प टू रिप्रेजेंट रियलिटी। जो हम लोग रियलिटी में सोच रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं कि रियलिटी में ऐसा होना चाहिए, तो वो वैसा वो होगा अगर हम लोग मॉडलिंग का यूज करेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्सेप्ट्स। तो अकॉर्डिंग टू ब्रीमैन, जो इसमें साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे मॉडलिंग टेक्निक्स में, तो इन्होंने बताया कि 2 कल्चर होते हैं इन द यूज ऑफ स्टैटिकल मॉडलिंग या स्टैटिकल कल्चर टू रीच द कंक्लूजन फ्रॉम द डाटा। मतलब एक हमारे पास सेट ऑफ डाटा है, वहां से हम लोग ने स्टैटिकल अप्रोच फॉलो करके उसके कंक्लूजन को, रिजल्ट उसका फाइंड किया। तो उसमें 2 तरह के कल्चर होते हैं। पहला है डेटा मॉडलिंग कल्चर, जिसमें कि ये है कि इट अज्यूम दैट द डाटा जनरेटेड बाय ए गिवन स्टोचेस्टिकल डेटा मॉडल। तो ऐसा इसमें डेटा मॉडल रहता है जो कि अज्यूम करता है कि जो भी जनरेट होगा डाटा वो स्टोचेस्टिकल डेटा मॉडल से जनरेट होगा। और जो दूसरा होता है उसको एल्गोरिथम मॉडलिंग कल्चर करते हैं, जो एल्गोरिथम मॉडल्स का यूज करता है और ट्रीट करता है डाटा मैकेनिज्म एज अननोन। डाटा मैकेनिज्म उसको अननोन मान के एल्गोरिथम उसमें लगाते हैं ताकि हमें कंक्लूजन फाइंड आउट हो। To understand the mechanism, the use of modeling concept is essential. ये सब The purpose of the model is essentially for the translation the known property about the black box. तो इस मतलब कोई मॉडल का ये पर्पस है कि ट्रांसलेशन करे द नोन प्रॉपर्टी ऑफ द ब्लैक बॉक्स एज वेल एज सम न्यू हाइपोथेसिस इनटू मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन. In this way, a model is a simplifying representation of the data generating mechanism under the investigation. तो मॉडल एक सिंप्लीफाइंग रिप्रेजेंटेशन है. सो मॉडल एक सिंप्लीफाइंग रिप्रेजेंटेशन है ऑफ डाटा जनरेटिंग मैकेनिज्म अंडर इन्वेस्टिगेशन. जो जिसके ऊपर हमें इन्वेस्टिगेशन करना है उसका डेटा जनरेटिंग मैकेनिज्म. So the identification of an appropriate model is often not easy or may require throughout investigation. तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अप्रोप्रिएट मॉडल इज नॉट ऑफन इजी, मतलब हमेशा इजी नहीं होता है. उसमें इन्वेस्टिगेशन हमें डेटा के हिसाब से मॉडल का यूज करना होता है कि किस टाइप का डेटा है, उस पर कैसा मॉडल यूज होगा. उस हिसाब से हमें कैलकुलेट करके इन्वेस्टिगेट करके उसको अप्लाई करके फिर हमें एक ऑप्टिमम रिजल्ट मिलता है. सो अब हम लोग मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं, डिस्क्रिप्टिव वर्सेस मैकेनिस्टिक मॉडल कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्क्रिप्टिव मॉडल से, जिसे हम लोग इंपेरिकल मॉडल भी कहते हैं. ठीक है, तो ये क्या करता है, ये डिस्क्राइब करेगा द ओवरऑल बिहेवियर ऑफ द सिस्टम. ये ओवरऑल बिहेवियर को बताता है किसी भी सिस्टम का इन अ क्वेश्चन विदाउट मेकिंग एनी क्लेम. कोई ऐसा क्लेम नहीं करता है अबाउट द नेचर ऑफ अंडरलाइंग द मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस दिस बिहेवियर. और वहीं मैकेनिस्टिक मॉडल जो है, ये बेसिक एलिमेंट इज वन वेयर द बेसिक एलिमेंट ऑफ द मॉडल हैव डायरेक्ट correspondence to the underlying mechanism in the system being modeled. तो यहाँ पे ये है कि कोई डिस्क्रिप्टिव मॉडल ऐसा ओवरऑल उसको डिस्क्राइब करता है सिस्टम को, लेकिन कोई ऐसा क्लेम नहीं करता कि जो कि उसके नेचर को बताए, कैसा मैकेनिज्म है, क्या मतलब उसके मॉडल है. लेकिन मैकेनिस्टिक मॉडल जो है कि वो मॉडल के से डायरेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस होता है मैकेनिज्म, जो कि उसके अंडरलाइंग जो भी मैकेनिज्म के ऊपर हम लोग काम करने जा रहे हैं, तो उस मैकेनिज्म से इसका डायरेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस होता है. यहाँ पे इसमें ये बता रहा है कि उसका विदाउट मेकिंग एनी क्लेम अबाउट द नेचर अंडरलाइंग द मैकेनिज्म. तो मेन डिफरेंस इसमें यही होगा कि ये डायरेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस हो रहा है, जो भी मैकेनिज्म है वो यहाँ पे वो चीज नहीं होती है डिस्क्रिप्टिव मॉडल में. तो अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे. डिस्क्रिप्टिव मॉडल इज अ जेनरिक टर्म फॉर एक्टिविटीज दैट क्रिएट्स मॉडल बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट. डिस्क्रिप्टिव मॉडल जो है कि जेनरिक टर्म है फॉर एक्टिविटीज दैट क्रिएट मॉडल बाय ऑब्जर्वेशन एंड, मतलब ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो भी मॉडल क्रिएट करते हैं वो डिस्क्रिप्टिव मॉडल में आते हैं. और वहीं मैकेनिस्टिक मॉडल क्या है कि assume that the complex system can be understood by examining the workings of an individual parts and the manner in which they are coupled. तो ये ऐसा मॉडल है कि जो अज्यूम करता है कॉम्प्लेक्स सिस्टम बाय
एग्जामिनिंग द वर्किंग ऑफ इट्स इंडिविजुअल, तो उसमें कितने वर्क मतलब इंडिविजुअल पार्ट में कितनी वर्किंग हो रही है किसी भी मैकेनिज्म में, तो उसको और उसके मैनर को कैसे वो कपल्ड है, कैसे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, मेनली यहाँ कहने का मतलब ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और ये थोड़ा सिंप्लीफाइड जेनरिक है। जेनरिक मीन्स थोड़ा सिंप्लीफाइड टर्म में है। तो यहाँ पे अब थर्ड पॉइंट है डिस्क्रिप्टिव मॉडल ऑपरेट्स ऑन अ सिंपल लॉजिक। जो डिस्क्रिप्टिव मॉडल है ऑपरेट करता है सिंपल लॉजिक पे। क्या है कि द मेकर ऑब्जर्व अ क्लोज कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द बिहेवियर ऑफ द मॉडल एंड दैट इज रिफरेंट। ठीक है, और वही मैकेनिस्टिक मॉडल जो है, मैकेनिस्टिक मॉडल ये बताता है कि टिपिकली हैव अ टेंजिबल फिजिकल एस्पेक्ट। ठीक है, टेंजिबल जिसे हम लोग छू सकते हैं। ठीक है, टेंजिबल फिजिकल एस्पेक्ट इन दैट सिस्टम कंपोनेंट्स आर रियल सॉलिड एंड विजिबल। ठीक है, तो इसमें मेनली है कि इसमें मैकेनिस्टिक मॉडल में जो हम लोग यूज करते हैं मैकेनिज्म को, या इसके ऊपर हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो वो जो हम लोग वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे वो टेंजिबल और फिजिकल एस्पेक्ट उसके होते हैं। जैसे वो सॉलिड हो सकता है, रियल है, और विजिबल देख सकते हैं हम लोग उसको। बट यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव मॉडल में बताया है कि ये इसमें बस ये बताया है कि इसका जो मेकर रहेगा, मतलब जो इसमें जो वर्क कर रहा है, वो ऑब्जर्व करेगा एक क्लोज कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द बिहेवियर ऑफ द मॉडल एंड इट्स। तो रिफरेंट मीन्स कोई एक ऐसा मतलब जैसे कोई एक चीज को कोई डिनोट करता है, तो डिनोट ये मॉडल को जो भी डिनोट करता है चीजें, तो उसके बीच में बिहेवियर ऑफ द मॉडल एंड इट्स रेफरेंट को के बीच में एक क्लोज कॉरेस्पॉन्डेंस। और यहाँ पे है कि वो टेंजिबल, फिजिकल, कम और सॉलिड, रियल और विजिबल होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है द क्राफ्टिंग ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंस कैन बी एम्पिरिकल इन वाइड वैरायटी सेंसेस। इट मे इंटेल a trial and error process, may be based upon a computational approximation to annulate formulae। और उसमें मैकेनिस्टिक में देखते हैं these model are considered to be interpretable or meaningful but they are inherent in nature, that is non-linearity, high number of parameter. They poses the other challenges, particularly ones in several sources of noise also to the adequate model। तो इसमें डिस्क्रिप्टिव मॉडल में बताता है कि जो कोई भी क्राफ्टिंग, इसमें मतलब जो भी हम लोग वर्क करते हैं वो कॉरेस्पॉन्डेंस होगी, कैन बी मतलब उसमें वाइड वैरायटी होती है। ठीक है, जो कि ये ट्रायल और एरर मेथड के प्रोसेस के ऊपर बेस्ड होती है, जो कि कंप्यूटेशनल अप्रोक्सीमेशन से हम लोग उसके एनालिटिक फॉर्मूले के हिसाब से उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसको मतलब हम लोग परफॉर्म करते हैं। और मैकेनिस्टिक मॉडल में जो रहेगा ये इंटरप्रेटेबल है, मीनिंगफुल है, बट दे आर इनहेरेंट इन, मतलब नॉन लीनियरिटी हो गई इसमें, मतलब हाई, जैसे अभी हम लोग इसमें पढ़े कि इसमें वाइड वैरायटी होती है, इसमें वाइड वैरायटी होगी, लेकिन इसमें थोड़ा वो लीनियर चीजें नहीं होंगी, वो हमें मतलब एक बिखरी हुई चीजें रहेंगी, वो हमें मतलब पता नहीं होंगी क्या है। ठीक है, तो ये इसलिए अदर चैलेंजेस पोजेस करता है। तो इसमें पर्टिकुलरली वंस इन सोर्सेज ऑफ नॉइज आर आल्सो एडिक्वेट मॉडल। इसमें नॉइज मतलब समझिए इससे जो चीजें बिखरी हुई है, इसमें सब चीज लीनियरिटी में रहेगी, हम लोग उसमें ट्रायल एरर मेथड लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे नॉन लीनियरिटी ज्यादा रहती है। और नेक्स्ट पॉइंट द एम्पिरिकल मॉडलिंग द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंक्रीमेंटल वन in which the intermediate products are artifacts that evoke aspect of intended referent through live interaction and observation. Mechanistic models are based on the understanding of behavior of the system component. Mechanistic models are based upon the understanding of behavior of system component। तो इन एम्पेरिकल मॉडलिंग या डिस्क्रिप्टिव मॉडलिंग जो प्रोसेस होगा किसी भी कंस्ट्रक्शन का, विच इज एन इंक्रीमेंटल वन, मतलब ये इंक्रीमेंटल बढ़ता जाएगा, विच वन intermediate products are artifacts that evoke aspect of intended।
थ्रू रिफरेंट थ्रू लाइव इंटरेक्शन ऑब्जर्व, मतलब लाइव इंटरेक्शन और ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोग आर्टिफैक्ट्स और जो भी इसमें कंस्ट्रक्शन होगा वो इंक्रीमेंटल टाइप से होगा। और मैकेनिस्टिक मॉडल में क्या है कि ये बेस्ड होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिहेवियर ऑफ द सिस्टम कंपोनेंट, सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स है उसके अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिहेवियर, मतलब उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग वो इसमें कंस्ट्रक्शन होता है। सो इसी तरह हम लोग का ये जो मेन टॉपिक है ये भी खत्म होता है, डिस्क्रिप्टिव वर्सेस मैकेनिस्टिक मॉडल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस।